मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऑनेस्टली इसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड के मुझे डंप करने के 3 दिन बाद मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए एक बार गया था। वहाँ एक नशे में धुत खूबसूरत लड़की लड़खड़ाते हुए मेरे पास आती है और मुझसे बात करने लगती है। हम थोड़ी देर बात करते हैं, हमारी वाइब तुरंत मैच हो जाती है और नशे में टल्ली होकर हम एक होटल रूम ले लेते हैं। अगले दिन जब मेरी आंख खुलती है तो वो जा चुकी थी। मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पतले पर्दों से छनकर आती धूप सीधे मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैं अपने भयंकर हैंगओवर से फटे जा रहे सिर को पकड़कर उठता हूँ। बेडशीट की हल्की सिकुड़न ही इस बात का सबूत थी कि कल रात जो हुआ वो डंप होने के बाद देखा गया कोई नशे का सपना नहीं था। मेरा नाम ईथन है, मैं 22 साल का हूँ और रिवरटाउन यूनिवर्सिटी का जूनियर स्टूडेंट हूँ। सिर्फ 24 घंटे पहले मैं वो बेचारा आशिक था जिसे उसकी कैंपस क्वीन गर्लफ्रेंड क्लोई ने सरेआम जलील किया था। वो गर्लफ्रेंड जिसके पीछे मैंने पूरे 6 महीने पापड़ बेले, तब जाकर उसने हाँ कहा था। स्कूल गेट के पास बबल टी शॉप पर सबके ठीक सामने उसने मेरे लाए हुए ड्रिंक को जमीन पर पटक दिया, मुझे कंगाल कहा और बोली कि मैं उसे कभी वो लाइफ नहीं दे सकता जो वो चाहती है। उसने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का वो अमीरजादा रायन उसे बिना सोचे लेटेस्ट आईफोन दिला सकता है और मेरी औकात उसे एक लिपस्टिक दिलाने की भी नहीं है। गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। हम जिन 3 महीनों तक साथ थे, मैंने अपनी पार्ट टाइम जॉब से पाई जोड़ी और वो सब उस पर उड़ा दी। और आखिर में मुझे क्या मिला? ब्रोक लूजर का टैग। उसने बस एक अजीब सी मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, अपने लिए कोई शुगर मामी ढूंढने के लिए गुड लक, और वहां से चली गई। उस रात मेरे रूममेट्स को लगा कि कुछ गड़बड़ है तो वो मुझे घसीटकर रिवर टाउन के सबसे हॉटेस्ट क्लब बटरफ्लाई लाउंज ले गए। उन्होंने कहा कि वो मेरे टूटे दिल का इलाज कर देंगे। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था और मेरा सिर चकराने लगा था। मेरे दिमाग में बस क्लोई की बातें गूंज रही थीं, तुम बस एक कंगाल और नकारा स्टूडेंट हो। मैं इसके बारे में जितना सोच रहा था मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी ड्रिंक उठाता हूँ और बार काउंटर की तरफ बढ़ जाता हूँ। तभी अचानक वो मेरी बाहों में आ गिरती है और गार्डिनिया की एक मीठी सी महक तुरंत मुझे घेर लेती है। मैं नीचे देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई है। उसने एक ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनी थी, ऊपर से एक मैचिंग ब्लेजर डाला हुआ था और उसके लंबे बाल खुले हुए लहरा रहे थे। उसके बालों की कुछ लटें उसके लाल गालों पर चिपकी हुई थीं और उसके होठों पर एक नशे वाली मुस्कान थी। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट और थोड़ी भारी थी, बिल्कुल भी क्लोई जैसी चुभने वाली नकली बेबी वॉइस जैसी नहीं। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं जल्दी से उसे संभालता हूँ। मुझ पर भी शराब का असर हो रहा था और मेरा मुंह मेरे दिमाग से तेज चल पड़ा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, अगर तुम खड़ी नहीं हो पा रही हो तो मुझ पर लीन कर सकती हो, मैं काफ़ी मजबूत हूँ। वो जोर से हंस पड़ती है। वो मुझे खुद से दूर नहीं करती। मेरा हाथ पकड़कर बैलेंस बनाते हुए वो बार से मेरा छोड़ा हुआ विस्की का ग्लास उठाती है और एक घूंट पी लेती है। बच्चे, अकेले पीकर अपने गम भुलाते हुए तुम बहुत हार्ट ब्रोकन लग रहे हो। उस पॉइंट पर मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी और जैसे कोई कचरा बाहर निकालता है, मैंने अपनी भड़ास निकालते हुए उसे क्लोई के मुझे डंप करने की पूरी कहानी सुना डाली। वो चुपचाप सुनती रही और बीच बीच में बोलती रही, उस लड़की का टेस्ट बहुत खराब है। उसने कहा, तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का, अगर वो कुछ साल छोटी होती तो वो खुद तुम्हारे पीछे भागती। उसकी इस बात पर मेरी बत्ती सी बाहर आ गई। मेरे घायल ईगो को उसकी बस कुछ बातों ने वापस ऊपर उठा दिया था। मैं उसे जितना देखता वो मुझे उतनी ही अच्छी लगती। मैच्योर, खूबसूरत, जेंटल, और वो सच में मर्दों को बहुत अच्छे से समझती थी। हम राउंड पर राउंड पीते रहे और दुनिया भर की हर चीज के बारे में बातें करते रहे। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम एमा है। हम जितना पीते मुझे उतना ही ज्यादा नशा चढ़ता जा रहा था। उसी नशे की हालत में मैंने उसे बार से बाहर निकलने में मदद की। वो ऊपर मेरी तरफ देखती है और कहती है, हे, क्या तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत दिखाओगे? मेरा खून पहले ही उबाल पर था। उसके साथ जाने की तो बात ही छोड़ो, उस वक्त मैं उसके लिए आग पर भी चलने को तैयार था। सच बताऊं तो वो एक बार कहती तो मैं शायद शोले के वीरू की तरह पानी की टंकी पर भी चढ़ जाता। मैं हाथ देकर एक टैक्सी रोकता हूँ और ड्राइवर को पास के सबसे फैंसी होटल का नाम बता देता हूँ। वो पूरे रास्ते चुपचाप मुझ पर लीन किए रही और उसके हाथों ने पूरे समय मेरी बाहों को कसकर पकड़े रखा। उसके बाद की मेरी यादें बस टुकड़ों में बटी हैं। मुझे सिर्फ होटल रूम की वो गर्म पीली रोशनी, उसकी स्किन से आती गार्डिनिया की मीठी महक, उसकी स्किन की वो स्मूथनेस और मेरे कान के पास बार बार फुसफुसाती उसकी सॉफ्ट आवाज़ याद है। फिर जब मेरी आंख खुलती है तो वो जा चुकी थी। मैंने काफ़ी देर तक उसे बिस्तर पर तलाशा। मुझे नाइट स्टैंड पर पानी की एक बिना खुली बॉटल और एक पतला सा ब्लैक हेयर टाई मिला। मैं उसे उठाकर सूंघता हूँ। उसमें से अभी भी गार्डिनिया की हल्की सी महक आ रही थी। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि मैं कैसा फील कर रहा था। थोड़ा खालीपन, अजीब सी एक्साइटमेंट और एक ऐसी फीलिंग जैसे मैं उस पल को जाने नहीं देना चाहता था। कम से कम वो एक वाइल्ड रात थी, बिल्कुल किसी हसीन सपने जैसी। मैं होटल में शावर लेता हूँ, अपने कपड़े बदलता हूँ और उस हेयर टाई को अपनी जेब में डाल लेता हूँ। मैं टहलता हुआ होटल से बाहर निकलता हूँ और जैसे ही मैं सड़क के किनारे पहुँचता हूँ, मेरे रूममेट का कॉल आ जाता है। वो फ़ोन पर चिल्ला रहा था, ईथन, तू कहाँ गायब हो गया था भाई? कल रात तूने फ़ोन भी नहीं उठाया। क्लोई यहाँ उस अमीरजादे के साथ डॉम के बाहर तेरा तमाशा बनाने के लिए खड़ी है। मेरी हंसी छूट जाती है। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अगर ये कल की बात होती तो शायद मैं गुस्से से पागल हो जाता। शायद मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती।
लेकिन कल रात के बाद क्लोई मुझे बिल्कुल फीकी और भूल जाने लायक लग रही थी। कल रात वाली एमा के सामने क्लोई के वो प्लेन ऑर्डिनरी लुक्स कंपेयर करने के लायक भी नहीं थे। सच कहूं तो कहाँ एमा जैसी शाही बिरयानी और कहाँ क्लोई जैसी फीकी उबली हुई खिचड़ी। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या मैं उससे डरने वाला हूँ? मैं एक और कैब रोकता हूँ और ड्राइवर को स्कूल का एड्रेस देता हूँ। मैं कैजुअली टेक्स्ट बैक करता हूँ, परफेक्ट। मुझे भी उससे कुछ बातें कहनी हैं। 20 मिनट बाद टैक्सी डॉम के बाहर आकर रुकती है। दूर से ही मैं देखता हूँ कि क्लोई रायन का हाथ थामे डॉम के बाहर फ्लावर बेड के पास खड़ी है और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स पहले से ही तमाशा देखने के लिए जमा हो चुके हैं। वो मेरी तरफ इशारा करके फुसफुसा रहे हैं। जैसे ही क्लोई की नज़र मुझ पर पड़ती है वो एकदम से एक्टिव हो जाती है। रायन का हाथ छोड़कर अपनी हील्स खटखटाते हुए मेरे पास आती है। उसके होठों पर एक चुभने वाली मॉकिंग स्माइल थी। ईथन, तुम सच में वापस आ गए। मुझे लगा मेरे डंप करने के बाद तुम कहीं बैठकर रो रहे होगे। रायन भी क्लोई की कमर में हाथ डालते हुए मेरे पास आता है और मुझे नीची नज़र से देखता है। मैं तुम्हें सीधे शब्दों में समझाता हूँ, वो हिकारत से कहता है। क्लोई बहुत लकी है कि वो मेरे साथ है। तुम्हारी महीने भर की पॉकेट मनी से एक लिपस्टिक भी ढंग की नहीं आ सकती, तो अपनी औकात से बाहर हाथ पैर मारना बंद करो। आसपास के सब लोग हंस पड़ते हैं, मेरी तरफ उंगली उठा रहे होते हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं। पुराना वाला मैं होता तो अब तक गुस्से से लाल हो चुका होता और चिल्ला चोट शुरू कर देता। शायद सनी देओल वाली वाइब में आ जाता, लेकिन अब मैं बस मजे से अपना कान खुजाता हूँ, एकदम बेफिक्र, और क्लोई को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता हूँ। क्लोई, तुम्हें लगता है कि एक अमीर लड़का फंसाकर तुम रातों रात कोई महारानी बन गई हो? क्लोई का चेहरा तुरंत उतर जाता है। ईथन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुछ खास नहीं। मेरी नजरें उसकी ड्रेस पर जाती हैं, जो साफ तौर पर एक डिजाइनर पीस था जो रायन ने उसे दिलाया था। मेरी आवाज में एक ताना था। मुझे बस लगता है कि किसी का एक्सेसरी बनने के लिए अपनी असली पहचान छोड़ देना काफी बुरा है। वो आज तुम्हें बैग्स और कपड़े दिला रहा है, कल को वो उतनी ही आसानी से तुम्हें किनारे करके अपने लिए कोई नई ले आएगा। तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें लेकर सीरियस है? रायन तुरंत भड़क जाता है, अपनी मुट्ठियां भींचकर आगे बढ़ता है, मुझ पर हमला करने के लिए एकदम तैयार। तू पिटने वाले काम कर रहा है। मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। मैं बल्कि एक कदम और आगे बढ़ता हूँ और ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरा की तरफ इशारा करता हूँ। करो, मारो मुझे, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। स्कूल के कैमरास इसका एक एक सेकंड रिकॉर्ड कर लेंगे। जिस पल तुमने मुझे छुआ मैं जमीन पर गिर पड़ूंगा, फिर चाहे वो 1 लाख हो या 10 लाख, हर्जाना तुम्हें ही भरना पड़ेगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारी फैमिली अमीर है, ठीक है। देखते हैं स्कूल अपने रिच किड डोनर को बचाता है या मेरे जैसे एक रेगुलर स्टूडेंट को। रायन का मुक्का हवा में ही जम जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। ना वो पीछे हट सकता है ना आगे बढ़ सकता है। एकदम फजीहत वाला मोमेंट, जैसे किसी ने चलती ट्रेन की चैन खींच दी हो। भीड़ की हंसी तुरंत अपना रास्ता बदल लेती है। अब सब रायन की तरफ इशारा करके उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उसकी कभी इस तरह से सरेआम बेइज्जती नहीं हुई थी और वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाता है, ब्रोक लूजर, लेकिन मुक्का मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। मैं वापस क्लोई की तरफ मुड़ता हूँ। उसका चेहरा पहले लाल होता है, फिर पीला पड़ जाता है। वो गुस्से से कांप रही थी। मैं बस मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, ओ, और एक बात, 1 सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए देवदास बनकर बैठा हूँ। सच तो ये है कि कल रात मैं जिस औरत से मिला वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है, 100 गुना ज्यादा जेंटल है, और उसका फिगर तुम्हारे फिगर से लाख गुना बेहतर है। उसके सामने तुम बस एक सूखी हुई हड्डी जैसी हो। सच कहूँ तो मुझे तुम्हें डंप करने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए, वरना मैं कभी किसी इतनी अमेजिंग लड़की से नहीं मिल पाता। ये बातें सीधा दिल पर लगती हैं और क्लोई का चेहरा गुस्से से हरा हो जाता है। वो चीखती है, ईथन, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हारे जैसी गोल्ड डिगर होने से तो अच्छा है कि मुझ में शर्म ना हो। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ, अब और बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, और मुड़कर डॉम के अंदर चला जाता हूँ, पीछे तमाशा देखती भीड़ और गुस्से से खौलते हुए क्लोई और रायन को छोड़कर। डॉम वापस आते ही मेरे तीनों रूममेट्स तुरंत मुझे घेर लेते हैं, मेरी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि मैं बाहर कितना कूल लग रहा था और मैंने उस ट्रैशी कपल की बोलती कैसे बंद कर दी। मेरा रूममेट मेरे कंधे पर थप्पड़ मारता है। डैम ईथन, एक रात बाहर क्या रहा, तू तो सीधा लेवल अप कर गया। तू सच में एक हॉट ओल्डर वुमन से मिला था? तू बस फेंक तो नहीं रहा था ना? मैं मुस्कुराता हूँ, अपनी जेब से वो ब्लैक हेयर टाई निकालता हूँ, उसे टेबल पर फेंकता हूँ और अपनी भौहें चढ़ाता हूँ। मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कभी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाता। वो तीनों एक साथ आगे झुकते हैं, उनकी आंखें उस हेयर टाई पर चिपकी थीं और वो एक साथ मुझ पर सवालों की झड़ी लगा देते हैं कि असल में हुआ क्या था, वो कैसी दिखती है, उसकी उम्र क्या है, वो क्या करती है। वो मेरी ऐसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि मेरा सिर चकराने लगा। मैं बस इतना ही कह पाता हूँ कि बस बार में टकरा गई थी और बात वहीं खत्म कर देता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कुछ छिपा रहा था। सच में मुझे भी इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जेब में रखे उस हेयर टाई को छूता रहता हूँ और उस रात वाली एमा के बारे में सोचता रहता हूँ। वो मेरी जिंदगी में हवा के एक झोंके की तरह आई, सब कुछ हिलाकर रख दिया और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई, मानो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन ली हो। जैसे ही मैं इस पूरी बात को एक 1 टाइम फ्लिंग मानकर दफन करने ही वाला था, मेरी माम का कॉल आता है। उनका नाम सारा है, एकदम ठेठ मुहफ़्फ़ट और कड़क नॉर्दर्न वुमन, फुल एनर्जी से भरी हुई, जो रिवर टाउन में एक छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर चलाती हैं। हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारा गुजारा हो जाता है।
कभी कभार होने वाली नोकझोंक को छोड़ दें तो मैं आमतौर पर उनकी बात सुनता हूँ। जैसे ही मैं फ़ोन उठाता हूँ उनकी दमदार आवाज़ फ़ोन से फूट पड़ती है। ईथन, क्या तुम इस वीकेंड घर आ रहे हो? आंट इज़ाबेला शहर वापस आ गई हैं, डिनर के लिए आ जाना। मैं तुम्हारा फेवरेट ब्रेस्ड पॉर्क बनाऊंगी। मैं थोड़ा रुकता हूँ। आंट कौन? मेरी मॉम की बहुत सारी क्लोज फ्रेंड्स हैं और पिछले कुछ सालों में मैं 100 नहीं तो कम से कम 80 आंटी से तो मिल ही चुका हूँ। लगता है उन्होंने शहर की हर महिला को अपनी सहेली बना रखा है। ये नाम मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। वो शायद मेरी मॉम की बचपन की बेस्ट फ्रेंड है जो सालों पहले बिजनेस करने साउथ चली गई थीं और फिर विदेश चली गईं। मैंने उन्हें 10 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा है और मेरी यादों में वो काफ़ी धुंधली हैं। कौन सी आंट? मैंने पूछा। और कौन? इज़ाबेला, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी मॉम कड़क कर बोली। उन्होंने तुम्हें गोद में खिलाया है जब तुम छोटे बच्चे थे। तुम्हारे लिए फॉर्मूला मिल्क तक खरीदा था। तुम्हारी याददाश्त घास चरने गई है क्या? इस वीकेंड चुपचाप घर आ जाना। आंट इज़ाबेला कह रही थीं कि वो तुम्हें किसी से सेटअप करवाना चाहती हैं। सुना है तुम्हें तुम्हारी बंदी ने डंप कर दिया है, तो ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। ये सेटअप वाले शब्द सुनकर ही मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैं जल्दी से बात टालते हुए हंसता हूँ। ठीक है माम, समझ गया। मैं इस वीकेंड पक्का आ जाऊंगा। मैं फ़ोन काट देता हूँ। मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बस मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड ही तो डिनर पर आ रही हैं, है ना? रही बात उस रिश्ते की, तो मुझे लगा कि मैं बस कुछ मीठी बातें बोलकर उस बात को टाल दूंगा। अभी मैं बस उस रात वाली एम्मा के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे किसी और को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीकेंड बहुत जल्दी आ जाता है। मैं दोपहर तक सोता रहता हूँ, तैयार होता हूँ और घर जाने के लिए एक कैब लेता हूँ। मेरी फैमिली कैंपस से ज़्यादा दूर नहीं, एक पुराने नेबरहुड में रहती है। टैक्सी से बस 20 मिनट का रास्ता। जैसे ही मैं मेन डोर पर पहुंचता हूँ मुझे अपार्टमेंट के अंदर से ब्रेस्ड पॉर्क की खुशबू आती है और उसके साथ ही गार्डिनिया की एक हल्की सी जानी पहचानी महक। मेरे दिल की धड़कन रुक सी जाती है। मैं चलते चलते वहीं जम जाता हूँ। वो महक बहुत जानी पहचानी थी। ये बिल्कुल वही महक थी जो उस रात होटल में मेरे आसपास मंडरा रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ये बस एक गार्डिनिया परफ्यूम है, बहुत सी औरतें इसे लगाती हैं। ये कोई जादुई परफ्यूम तो है नहीं जो सिर्फ उसी के पास हो। इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं अपना सिर झटकता हूँ, अपनी चाबियां निकालता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। मॉम, मैं आ गया। अपने जूते बदलते हुए मैं आवाज़ लगाता हूँ और फिर लिविंग रूम की तरफ देखता हूँ और उस एक नज़र ने मुझे पत्थर का बना दिया। लिविंग रूम के काउच पर एक औरत बैठी है। उसने एक शैम्पेन कलर्ड सिल्क ड्रेस पहनी हुई है जिसमें से एक नेचुरल सा अट्रैक्शन झलक रहा था। लिविंग रूम की खिड़की से धूप छनकर उसके ऊपर गिर रही थी जो उसके पूरे फिगर को एक सॉफ्ट सुनहरी चमक में लपेट रही थी। मैच्योर, एलिगेंट, अल्योरिंग। उसकी हर एक चीज़ से एक औरत वाला चार्म झलक रहा था। और वो चेहरा, अगर मैं जलकर राख भी हो जाऊं तब भी उसे पहचान लूंगा। ये बिल्कुल वही चेहरा था जो उस रात बार में था। वही एम्मा जिसके साथ मैंने वो रात गुजारी थी। मेरे हाथ से चाबियां फिसलकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। उस तेज आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता है, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। कानों में सीटियां बजने लगती हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल पागलों की तरह घूम रहा था। मेरी तो वाट लग गई। मैं अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया था। वही औरत जिसने मुझे बचपन में गोद में खिलाया था, मेरे लिए फॉर्मूला मिल्क खरीदा था। जिस औरत को मुझे आंट बुलाना था वो वही निकली जिसके साथ मैंने वो रात गुजारी थी। वो दरवाजे की आवाज़ सुनकर अपना सिर घुमाती हैं और उनकी नज़रें मुझ पर पड़ती हैं। जैसे ही हमारी आंखें मिलती हैं मैं साफ देखता हूं कि उनके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास जोर से हिल जाता है और पानी लगभग छलकने ही वाला था। उनके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है, जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो। उनकी आंखों में साफ घबराहट झलक रही थी और उनकी पुतलियां तक सिकुड़ गई थीं। उन्होंने जल्दी से अपने इमोशंस को छुपा लिया और चेहरे पर एक पोलाइट सी मुस्कान वापस ले आईं। हालांकि आप कैसे भी देखें वो मुस्कान काफ़ी ज़बरदस्ती की लग रही थी और उनके कान धीरे धीरे लाल हो रहे थे। ईथन, तुम आ गए। मेरी मॉम किचन से अपना सिर बाहर निकालती हैं, हाथ में स्पैचुला लिए हुए हंसते हुए मुझे डांटती हैं। वहाँ एक बेवकूफ़ की तरह क्यों खड़े हो? अंदर आओ और हेलो बोलो। ये आंट इज़ाबेला हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अपनी आंट को हाई बोलो। मैं वहीं जमा हुआ खड़ा रहता हूँ। मेरे पैर जैसे भारी पत्थर के बन गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा मुंह खुलता है और बंद हो जाता है, जैसे जबान पर ताला लग गया हो। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार मेरे मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं। आंट इज़ाबेला। हेलो। आंट शब्द बोलते हुए मैंने लगभग अपने दांत ही पीस दिए थे। बचपन में मुझे गोद में खिलाया था, मेरे लिए फॉर्मूला मिल्क खरीदा था। ये तो आधी बात भी नहीं है। कुछ रातों पहले ये मुझे अपनी बाहों में पकड़े हुए थीं और मुझे किड बुला रही थीं, और तब तो बिल्कुल भी आंट वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। इज़ाबेला मेरी तरफ देखती हैं। उनके होठों के किनारे एक बनावटी मुस्कान के साथ फड़क रहे थे। उनकी आवाज़ थोड़ी अननेचुरल सी थी। ईथन, तुम कितने बड़े हो गए हो। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम बस इतने से थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे। मेरे दिमाग में मैं चीख रहा था, आंट, अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा लंबा हो गया हूँ। मेरी मॉम किचन से बाहर आती हैं, अपने हाथ पोंछती हैं और मुझे एक चपत लगाती हैं। नालायक कहीं के, आकर अपनी आंट के साथ बैठो और बातें करो। खाना बस तैयार ही है। खुद को संभालते हुए मैं काउच की तरफ बढ़ता हूँ और इज़ाबेला के सामने वाली आर्म चेयर पर बैठ जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरे समय कहाँ देखूँ। मेरी तिरछी नज़रों में बस वही दिखाई दे रही थीं। उनकी क्रॉस की हुई टांगें ड्रेस के नीचे से झांक रही थीं, पतली और गोरी,
ठीक वैसी ही स्मूथ जैसी वो उस रात फील हुई थीं। ग्लास पकड़े हुए उनकी उंगलियां पतली और एलिगेंट लग रही थीं, नाखून करीने से कटे हुए थे और उन पर हल्का न्यूड पिंक पॉलिश लगा था। ये वही हाथ हैं जो उस रात मेरी पीठ पर हल्के से फिरे थे और हल्के निशान छोड़ दिए थे। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मेरा दिमाग उतनी ही तेजी से दौड़ रहा था और मैं उतना ही ज्यादा घबराता जा रहा था। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना छूटने लगा था। मेरी तो हालत खराब हो रही थी, जैसे चोरी पकड़े जाने पर होती है। मेरी माम मेरे बगल में बैठे बैठे अपनी ही बातें हाँके जा रही थीं। इज़ाबेला, तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस बच्चे को कुछ दिन पहले ही इसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया था। रोता रहता था हर दिन, इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। तुम तो इतने लोगों को जानती हो, क्या मेरे ईथन से मिलवाने के लिए कोई अच्छी और भरोसेमंद लड़की है तुम्हारी नज़र में? इज़ाबेला अपने पानी के ग्लास से एक घूंट लेती हैं और ऊपर मेरी तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी छेड़ने वाली चमक थी, जिसमें हल्की सी शर्मिंदगी भी घुली हुई थी। उनके होंठ मुड़ते हैं। बिल्कुल ईथन, अपनी आंट को बताओ तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। मैं ध्यान रखूंगी। मैंने जो पानी अभी निगला था वो लगभग मेरे मुंह से बाहर ही आ गया था। आंट, आप एक ऐसा सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब आप पहले से जानती हैं। आपको नहीं पता मुझे कैसी लड़कियां पसंद हैं? मेरा चेहरा कानों तक लाल हो जाता है और मेरे हाथ से कप लगभग छूट ही गया था। मेरी माम पलके झपकाती हैं, फिर हंसती हैं और मुझे चपत लगाते हुए डांटती हैं। नालायक कहीं के, बिल्कुल तमीज नहीं है। अपनी आंट के साथ ऐसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है तुम उन्हें ऐसे टीज कर सकते हो? चुपचाप बैठो। मैं जल्दी से हंसकर बात टालने की कोशिश करता हूँ। माम, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। आंट इज़ाबेला, इसे सीरियस मत लीजिए। मुझे बस लगता है कि आप अब तक की मेरी देखी हुई सबसे क्लासी औरत हैं। इज़ाबेला एक गहरी सांस लेती हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए मुझे घूर कर देखती हैं। उनकी आंखों में एक वार्निंग थी, हल्की सी घबराहट और एक अजीब सी मजेदार चमक थी। वो अपना ग्लास नीचे रखती हैं और मेरी माम की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। कोई बात नहीं, ये बस मजाक कर रहा है। ईथन की जुबान बहुत मीठी है, स्वीट टंग। मैं मन ही मन हंसता हूँ। स्वीट टंग आंट, उस रात तो आपने ये नहीं कहा था। जब उस रात आपने मेरी जुबान की तारीफ की थी तो वो अभी से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। जल्दी ही मेरी माम का खाना बनाना पूरा हो जाता है। ब्रेज्ड पोर्क, स्वीट एंड सावर रिब्स, स्टीम्ड फिश, पूरी टेबल खाने से भरी हुई थी। मेरी माम इज़ाबेला को खींचकर टेबल तक लाती हैं, लगातार उनकी प्लेट में खाना परोस रही थीं और बीते सालों के बारे में बातें किए जा रही थीं। तब जाकर मुझे पता चलता है, इज़ाबेला सिर्फ देश वापस नहीं लौटी हैं, वो पिछले 6 महीनों से रिवर टाउन में ही हैं और एक मीडिया कंपनी चला रही हैं जो बहुत बढ़िया चल रही है। मतलब अब वो सच में एक बहुत अमीर बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। वो बस कंपनी के काम में इतनी उलझी हुई थीं कि उन्हें अब तक मेरी माम से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। मेरा शौक और भी गहरा हो जाता है तो मैं सिर्फ अपनी माम की बेस्ट फ्रेंड के साथ ही नहीं सोया था, मैं एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेस वुमन के साथ सोया था। वाह बेटे, क्या किस्मत पाई है। टेबल पर मेरी माम लगातार ड्रिंक्स ऑफर कर रही थीं। उन्होंने इज़ाबेला को रेड वाइन का एक ग्लास दिया और एक मेरे लिए भी डाला। इज़ाबेला अपने ग्लास से एक घूंट लेती हैं। उनकी नजरें बीच बीच में मेरी तरफ जा रही थीं, जिनमें कई सारे उलझे हुए इमोशंस थे। मेरी माम के वहीं बैठे होने का फायदा उठाकर मैं थोड़ा और निडर हो जाता हूँ और घुमा फिराकर सवाल पूछने लगता हूँ। मैं इज़ाबेला की तरफ अपना ग्लास उठाता हूँ। आंट इज़ाबेला, आपके लिए एक टोस्ट। रिवर टाउन में वापस स्वागत है। इज़ाबेला अपना ग्लास मेरे ग्लास से टकराती हैं, एक घूंट लेती हैं और मुस्कुराती हैं। थैंक यू ईथन। मैं अपना ग्लास नीचे रखता हूँ और एकदम कैजुअली पूछता हूँ, आंट इज़ाबेला, काम में इतना बिजी रहने के बाद क्या आप कभी रिलैक्स करने के लिए बार्स वगैरह जाती हैं? मैं उस दिन अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ बटरफ्लाई लाउंज गया था और मुझे लगा जैसे मैंने बिल्कुल आप जैसी दिखने वाली किसी को देखा हो। मुझे लगा मेरी ही आंखों का धोखा होगा। ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि इज़ाबेला के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक्स जोर से कांपने लगती हैं और लगभग छूटने ही वाली थीं। उनके चेहरे का रंग पल भर में उड़ जाता है और वो मुझे एक तीखी चेतावनी भरी नज़र से घूरती हैं। मेरी मॉम ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो बार शब्द सुनती हैं वो भड़क जाती हैं और अपनी चॉपस्टिक्स टेबल पर पटक देती हैं। ईथन, तुम फिर से ऐसी जगह गए थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बार्स में अजीब और बुरे लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स के जाने की जगह नहीं है। क्या डंप होने के बाद तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो? मैं जल्दी से हंसकर बात टाल देता हूँ। मॉम, मेरी गलती है, मैं बस एक बार अपने क्लासमेट्स के साथ गया था, अब कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुझे बस किसी की परछाई देखकर लगा कि वो आंट इज़ाबेला हैं। असल में वो नहीं थीं। इज़ाबेला आखिरकार राहत की सांस लेती हैं और बीच में बोलती हैं, सारा, कोई बात नहीं, अब वो बड़ा हो गया है, दोस्तों के साथ रिलैक्स करने के लिए बाहर जाना नॉर्मल है। मैं खुद बहुत कम बास जाती हूँ, बस कभी कभार किसी क्लाइंट डिनर के लिए। ईथन को सच में धोखा हुआ होगा। वो अपनी बात खत्म करती हैं और फिर से मुझे घूर कर देखती हैं। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। मैं चुपके से इस हर एक सेकंड को मजे से एंजॉय कर रहा था, अपना सिर चावलों की प्लेट पर झुकाए हुए अपने होठों की उस शरारती मुस्कान को रोक नहीं पा रहा था। ये डिनर मेरे लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। मेरी धड़कनें तेज थीं और मैं अंदर ही अंदर मजे ले रहा था। पूरे खाने के दौरान मैं जैसे किसी पतली रस्सी पर चल रहा था, एक के बाद एक ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग मार रहा था कि इज़ाबेला घबराहट और गुस्से के बीच तिलमिला रही थी, लेकिन वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रही थी। मुझे तो इसमें बड़ा मजा आ रहा था।
कसम से ये नज़ारा देखने लायक था। इस बीच इजाबेला पूरे समय खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ वो मेरी मॉम से बातें कर रही थी तो दूसरी तरफ मुझे आंखों ही आंखों में चेतावनियां दे रही थी। खाना खत्म होने तक उसने खाने को मुश्किल से हाथ भी लगाया था, लेकिन वाइन काफी पी ली थी। उसके गाल पूरे समय लाल थे, जिसे देखकर मेरे दिल में हलचल मच रही थी। आखिरकार डिनर खत्म होता है। मेरी मॉम बर्तन समेटने लगती हैं और इजाबेला खड़े होकर कहती है कि उसे अब निकलना चाहिए। मेरी मॉम उसे तुरंत रोक देती हैं। तुमने शराब पी है, तुम ड्राइव नहीं कर सकती। ईथन को अभी अभी अपना लाइसेंस मिला है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ईथन, अपनी आंट को घर छोड़ कर आओ। ध्यान रखना कि वो सेफली पहुंच जाए, फिर वापस आना। मेरा दिल तो वहीं खुशी से उछल पड़ा। मैंने झट से सिर हिलाया। समझ गया माम, मिशन गारंटीड। इजाबेला ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी मॉम ने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। वो पहले ही उसे दरवाजे की तरफ धकेल रही थीं। बस तय हो गया, मैं तुम्हें अकेले ड्राइव करके घर नहीं जाने दूंगी। ईथन तुम्हें छोड़ने जा रहा है। उसके लिए तुमसे कुछ सीखने का ये अच्छा मौका है। इतनी कम उम्र में तुम इतनी बड़ी बॉस बन गई हो, उसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। इजाबेला के पास हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने गाड़ी की चाबियां ली और अंडरग्राउंड गैराज तक इजाबेला के पीछे पीछे गया। पूरे रास्ते हम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। वो सन्नाटा बड़ा अजीब और लंबा लग रहा था। खाली गैराज की दीवारों से बस हमारे कदमों की आहट गूंज रही थी। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। हम पास ही खड़ी एक वाइट पोर्शे पैनामेरा तक पहुंचते हैं। इजाबेला रुकती है, की फॉब दबाती है और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। वो मेरी तरफ मुड़ती है और उसके चेहरे से वो पोलाइट वाली स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। उसकी जगह अब शर्मिंदगी और गुस्से का मिला जुला भाव था। उसकी आवाज़ काफ़ी नीची थी, लेकिन उसमें एक चुभन थी। ईथन, वहाँ डिनर पर तुम्हारे कहने का आखिर क्या मतलब था? मैं कार से टिककर खड़ा हो जाता हूँ, उसके घबराए हुए चेहरे को देखते हुए, जो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा था, और एक शरारती मुस्कान के साथ कहता हूँ, कुछ खास नहीं आंट इजाबेला, मैं बस हाई कह रहा था। क्या उस रात आपको अच्छी नींद आई? चुप रहो। इजाबेला तुरंत भड़क उठती है और मेरे मुंह पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैं उसकी कलाई पकड़ लेता हूँ। उसका हाथ एकदम सॉफ्ट और स्मूथ था, ठीक वैसा ही जैसा उस रात फील हुआ था। मैं उसकी कलाई पकड़े हुए था। मेरी उंगलियों के नीचे उसकी तेज होती नब्ज मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसकी तरफ झुका, लगभग उससे सटते हुए। गैराज की रोशनी काफी मध्यम थी, सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी पलकें लंबी थीं, जो हल्की हल्की कांप रही थीं। आंट इजाबेला, आप पीछे क्यों हट रही हैं? मैं उसे नीचे देखते हुए कहता हूँ। मेरी आवाज़ धीमी और छेड़ने वाली थी। उस रात तो आप ऐसी नहीं थीं। आप मुझे कसकर पकड़े हुए थीं और बार बार इतने प्यार से किड बुला रही थीं। तो अब मुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? इजाबेला का चेहरा और भी लाल हो जाता है और वो अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा साफ दिख रहा था। ईथन, मुझे छोड़ो, अपनी हदों को पार मत करो। उस रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। हम दोनों नशे में थे। ओके, नो, मैं बिना हिचकिचाए मना कर देता हूँ और सीधा उसकी आंखों में देखता हूँ। मेरे लिए वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। इजाबेला, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हो या वो औरत जिसे मुझे आंट बुलाना चाहिए। उस रात जो हुआ मैं उसे पूरी तरह अपनाता हूँ। इजाबेला एकदम सुन्न पड़ जाती है। वो मुझे घूरती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरा सदमा था, जैसे उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मैं ऐसा कुछ कहूंगा। मैं उसकी कलाई छोड़ देता हूँ, ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलता हूँ और उसकी तरफ देखकर अपनी भौहें चढ़ाता हूँ। अंदर बैठिए आंट इजाबेला, मेरी मॉम ने कहा है कि आपको सेफली घर छोड़ दूं। उन्हें परेशान तो नहीं कर सकते ना? हम रास्ते में इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। इजाबेला काफी देर तक वहीं खड़ी मुझे घूरती रहती है, फिर आखिरकार अपने दांत पीसते हुए पैसेंजर सीट की तरफ चली जाती है। मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ, गैराज से बाहर निकलता हूँ और नदी की तरफ ड्राइव करने लगता हूँ। मुझे पता है कि रिवर टाउन के सारे टॉप रिवर साइड पेंट हाउसेज उसी तरफ हैं। इजाबेला जैसे स्टेटस वाली औरत पक्का वहीं रहती होगी। कार के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है, बस एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। इजाबेला अपनी सीट पर पीछे टिककर खिड़की के बाहर देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन मैं बता सकता था कि उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है। काफी देर की खामोशी के बाद आखिरकार वो ही पहले बोलती है। उसकी आवाज एकदम शांत थी। ईथन, उस रात के बारे में मैं चाहती हूँ कि तुम कभी इसका जिक्र न करो, खासकर अपनी मॉम से तो बिल्कुल नहीं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अगर उन्हें कभी पता चला तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। मैं समझता हूँ। मैं सामने सड़क पर नजरें गड़ाए हुए सिर हिलाता हूँ। मैं अपनी मॉम को नहीं बताऊंगा जब तक कि तुम खुद न चाहो कि उन्हें पता चले। इजाबेला राहत की सांस लेती है और फिर आगे कहती है, चलो इसे बस एक बार की भूल मान लेते हैं। जो हो गया सो हो गया। अब से हम बस एक आम रिश्तेदार की तरह एक दूसरे से पेश आएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। ओके? मैं हंस पड़ता हूँ। आंट इजाबेला, आपको सच में लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये मुमकिन है? मैं आपको बस एक ऑर्डिनरी आंट की तरह कैसे देख सकता हूँ? जब भी मैं आपको देखता हूँ मुझे वो रात याद आ जाती है। याद है आपने मुझे कैसे पकड़ा हुआ था? मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता ईथन। इजाबेला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मेरे हाथ पर मारती है। तुम ड्राइव कर रहे हो, ये बकवास बंद करो। मैं हंसते हुए खुद को बचाता हूँ। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। इजाबेला,
मुझे बताओ, तुम उस रात बार में इतनी ज्यादा शराब क्यों पी रही थी? तुम्हारे जैसी स्टैंडिंग वाली औरत मेरे जैसे किसी अजनबी के पास आकर बात क्यों कर रही थी? जैसे ही मैं ये पूछता हूँ, इजाबेला के चेहरे का रंग तुरंत उड़ जाता है। उसकी आंखों में दुख और गुस्से की एक झलक साफ दिखाई देती है। वो अपना सिर घुमा लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। उसकी आवाज थोड़ी दबी हुई थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं? हम साथ सोए थे। तुम्हारा मामला अब मेरा मामला है। जिस औरत के साथ मैं सो चुका हूँ, जिसके बारे में मैं कुछ समझता ही नहीं, उसके साथ मैं ऐसे ही बातों को बीच में नहीं छोड़ सकता। इजाबेला काफी देर तक चुप रहती है, फिर आखिरकार एक आह भरती है और मुझे सच बता देती है। उसका एक एक्स हस्बैंड था जिसका नाम मार्कस था। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे और आखिरकार उनके बीच के आपसी मतभेदों और सालों तक बच्चा न होने की वजह से उनका डिवोर्स हो गया था। जब उनका डिवोर्स हुआ तो इजाबेला ने उसे 10 मिलियन युआन दिए थे, जो कि सेटलमेंट से कहीं ज्यादा थे। लेकिन मार्कस के हाथ में जैसे ही पैसा आया, उसने हर दिन जुए में वो सब उड़ाना शुरू कर दिया। उसने 2 साल से भी कम समय में वो पूरे 10 मिलियन उड़ा दिए और ऊपर से कई मिलियन का जुए का कर्ज भी कर लिया। जब इजाबेला वापस रिवर टाउन आई तो मार्कस को पता चल गया और उसने उसे दोबारा शादी करने के लिए लगातार परेशान करना शुरू कर दिया, जिसका असली मतलब बस यही था कि उसे इजाबेला का और पैसा चाहिए था। कुछ रातों पहले मार्कस ने उससे बटरफ्लाई लाउंज में मिलने का प्लान बनाया, ये कहकर कि वो चीज़ों को ठीक से सुलझाना चाहता है। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो मार्कस ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और मार्कस की नज़र बचाकर वो वहां से भाग निकली। चक्कर आते हुए और बदहवास हालत में वो लड़खड़ाते हुए सीधे मेरी बाहों में आ गिरी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप होता चला गया। जब मैंने उसकी पूरी बात सुनी तो स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो लगभग चटकने ही वाली थी और मैं अपने दांत पीसते हुए गुर्राया। उस हरामखोर ने तुम्हें सच में ड्रग दिया था? वो क्या खाक मर्द है? इजाबेला मेरे गुस्से को देखती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकती है और फिर वो एक कड़वी सी मुस्कान देती है। अब सब खत्म हो गया है। वैसे भी कुछ बुरा तो हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ? मैं उसे एकदम सीरियस होकर देखता हूँ। अगर उस रात तुम मुझसे नहीं टकराती और वो कचरा इंसान तुम्हें पा लेता तो पता नहीं क्या हो सकता था। इजाबेला, मैं इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। उसने तुम्हें छूने की हिम्मत भी कैसे की? मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। इजाबेला रुकती है, काफी देर तक मुझे घूरती रहती है और कुछ नहीं बोलती। उसके आसपास जितने भी लोग इस बारे में जानते हैं, या तो वो उसे इस बात को भूल जाने के लिए कहते हैं या फिर इसका फायदा उठाकर उसके पैसों के करीब जाने की कोशिश करते हैं। किसी ने भी कभी मेरी तरह रिएक्ट नहीं किया था। पहली बार किसी ने इतना गुस्सा दिखाया था और उसके लिए सच में खड़े होने की इच्छा जताई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में नरमी आ जाती है। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सॉफ्ट थी। बस, बहुत हुआ। तुम अभी एक स्टूडेंट हो, इन सब में मत पड़ो। मार्कस बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। पंगा नहीं ले सकता? मेरी हंसी छूट जाती है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो एक कंगाल निकम्मा इंसान है जो जुए के कर्ज में डूबा हुआ है। मैं उससे क्यों डरूंगा? आंट इजाबेला, आप चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। मैं गारंटी देता हूं कि वो अब कभी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। इजाबेला मुझे देखती है। उसकी आंखों में कई सारे उलझे हुए इमोशंस थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर में वो बस चुपचाप सिर हिला देती है। कार जल्द ही रिवरव्यू 1 पहुंच जाती है। ये नदी के किनारे बसा एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो रिवर टाउन का सबसे महंगा और लग्जरी इलाका है, जहां प्राइसेस हजारों में नहीं बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स में चलते हैं और एक घर की कीमत मिलियन से शुरू होती है। मैं अंडरग्राउंड गैराज में गाड़ी पार्क करता हूँ, इंजन बंद करता हूँ और इजाबेला की तरफ मुड़ता हूँ। हम पहुंच गए, मैंने कहा। इजाबेला सिर हिलाती है, अपनी सीट बेल्ट खोलती है और काफी देर हिचकिचाने के बाद कहती है, ईथन, आज रात मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, और उस रात के लिए भी थैंक यू। मैं पलके झपकाता हूँ, फिर हंस पड़ता हूँ। थैंक यू किस बात के लिए? तुम्हारा फायदा उठाने के लिए। इजाबेला का चेहरा फिर से लाल हो जाता है और वो मुझे डांटते हुए मेरे हाथ पर मारती है। सीरियस हो जाओ, मेरा मतलब है उस रात के लिए थैंक यू। अगर तुम वहां नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता। मैं उसकी नम आंखों को देखता हूं तो मेरा दिल पिघल जाता है। मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं और धीरे से उसके सिर को थपथपाते हुए कहता हूं, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी। इजाबेला का शरीर तुरंत अकड़ जाता है। उसकी नजरें उठकर मेरी नजरों से मिलती हैं। उसकी पलकें हल्की हल्की कांप रही थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सकता। हम एक दूसरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर थे। हमारी सांसें टकरा रही थीं और कार के अंदर का माहौल एकदम टेंस हो गया था, जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। मैं उसके भरे भरे होठों को घूर रहा था और खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, लेकिन जैसे ही मेरे होंठ उसके होठों को छूने वाले थे, वो अचानक अपना सिर घुमा लेती है, मुझे पीछे धकेलती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। नहीं ईथन, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें मुझे आंट बुलाना चाहिए। मैं उसके घबराए हुए चेहरे को देखता हूँ और बात को आगे नहीं बढ़ाता, बस मुस्कुरा देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इजाबेला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बदलने वाला नहीं है। इजाबेला काफी देर तक मुझे घूरती रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर आखिरकार वो कार का दरवाजा खोलती है और लगभग भागते हुए बाहर निकल जाती है। वो पीछे मुड़कर देखे बिना सीधे एलिवेटर में चली जाती है। मैं कार में बैठा एलिवेटर के नंबर्स को एक एक फ्लोर चढ़ते हुए देखता रहता हूँ और मेरी हंसी छूट जाती है। इंटरेस्टिंग, ये सब सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।
उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब मैं वो लड़का नहीं रहा जो हर दिन बिना किसी मकसद के क्लास में भटकता रहता था। अब मेरे पास एक पर्पस है। मैं अक्सर इजाबेला की कंपनी जाने लगता हूँ, ये बहाना बनाकर कि मैं अपनी माम की तरफ से उसका हालचाल लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे चिंता है कि कहीं मार्कस उसे परेशान न करे। उसकी कंपनी रिवर टाउन के सबसे बिजी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच है, जो एक पूरी फ्लोर पर फैली हुई है और एकदम हाई एंड सोफिस्टिकेशन के साथ सजी हुई है। पहली बार जब मैं वहां जाता हूं तो रिसेप्शनिस्ट मुझे रोकती है और पूछती है कि मैं किससे मिलना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मैं इजाबेला से मिलने आया हूं और मैं उसका छोटा भाई हूं। वो थोड़ा उलझन में पड़ जाती है और इजाबेला की असिस्टेंट को कॉल करती है। 2 मिनट के अंदर ही असिस्टेंट भागते हुए नीचे आती है, मुझे ऊपर ले जाती है और पूरे रास्ते मुझे बड़ी ही क्यूरियस और जांचने वाली नजरों से घूरती रहती है। जब मैं इजाबेला के ऑफिस में घुसता हूं तो वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में थी। जैसे ही वो मुझे देखती है वो सुन पड़ जाती है, उसके हाथ से पेन लगभग छूटने ही वाला था। वो स्क्रीन की तरफ देखकर कहती है, गिव मी अ मोमेंट। फिर वो माइक्रोफोन म्यूट करती है, मुझे घूरती है और अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाती है, ईथन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराता हूँ, उसके डेस्क के पास जाता हूँ और जो थर्मोस मैं लाया था उसे वहां रख देता हूँ। मॉम ने तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाकर भेजा है, वो कह रही थीं, काम में तुम बहुत बिजी रहती हो, इसलिए अच्छे से खाया पिया करो। और मुझे लगा मैं भी देखाऊं कि कहीं मार्कस तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं कर रहा। इजाबेला मुझे झल्लाकर देखती है, मैं मीटिंग में हूं, बाहर इंतजार करो। मैं सिर हिलाता हूं, कोई तमाशा खड़ा नहीं करता और ऑफिस के काउच पर बैठ जाता हूं। चुपचाप उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार करने लगता हूं। मीटिंग आधे घंटे से ज्यादा चलती है। जैसे ही वो खत्म होती है उसके एम्प्लॉयज फाइल्स लेकर अंदर आते हैं। वो मुझे काउच पर बैठा हुआ देखकर क्यूरियस होकर घूरते हैं और बाहर निकलते हुए आपस में फुसफुसाने लगते हैं। मुझे अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो पक्का मेरे बारे में गॉसिप कर रहे होंगे कि ये नौजवान लड़का यहाँ क्या कर रहा है और अपनी गॉर्जियस बॉस के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। जब सब चले जाते हैं तो आखिरकार इजाबेला मेरे पास आती है, अपने हाथ कमर पर रखकर मुझे घूरती है और डांटने लगती है, ईथन तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हर दिन मेरे ऑफिस आ जाते हो? लोग यहाँ पहले ही गॉसिप करने लगे हैं। मैं थर्मस खोलता हूँ, सूप निकालता हूँ और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे पकड़ा देता हूँ। उन्हें जो कहना है कहने दो, मैं बस यहाँ सूप देने आया हूँ, कोई गलत काम करने नहीं। इसे पी लो, माम ने खुद बनाया है, ठंडा होने के बाद इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। इजाबेला मेरे हाथ में पकड़े सूप को देखती है, काफी देर हिचकिचाती है, लेकिन आखिर में वो उसे ले लेती है और धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लेकर पीने लगती है। सूप पीते हुए वो बहुत जेंटल लग रही थी, उसकी लंबी पलकें नीचे झुकी हुई थी जो उसके अंदर चल रहे इमोशंस को छुपा रही थीं। मैं उसके सामने बैठा उसे बस देख रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ मुझे ये यकीन होता जा रहा था कि ये औरत सच में इरेजिस्टिबल है। उस दिन के बाद से मैं हर दिन उसके ऑफिस पहुंचने लगा। आज मेरी माम का बनाया हुआ खाना है, कल ताज़े फल और परसों फूल। मैं इसे अपनी माम की तरफ से उसका ख्याल रखना कहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस उसे हर दिन देखना चाहता हूँ। इजाबेला की कंपनी में सबने चुपचाप मान लिया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और अब वो मुझे एक अलग ही रिस्पेक्ट देने लगे थे। रिसेप्शनिस्ट जब भी मुझे देखती है तो हेलो मिस्टर ईथन कहकर ग्रीट करती है। इजाबेला ने शुरू में मुझे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। हालांकि जब भी मैं उसके एम्प्लॉयज़ के सामने उसे चिढ़ाता हूं तो वो शर्म से लाल हो जाती है और मुझे घूर कर देखती है, लेकिन असल में वो कभी अंदर से गुस्सा नहीं होती। मुझे लगा जिंदगी बस ऐसे ही आराम से चलती रहेगी, मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा और एक दिन वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन फिर आधा महीने बाद सब कुछ पलट गया। उस दिन मैं क्लास में था जब अचानक इजाबेला का कॉल आया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। ईथन क्या तुम अभी यहाँ आ सकते हो? उसकी आवाज़ में वो घबराहट सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने ठीक से एक्सक्यूज़ भी नहीं मांगा, बस टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाया और क्लास से भाग खड़ा हुआ। भागते हुए मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या उस कमीने मार्कस ने फिर से कोई पंगा किया है? तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। इजाबेला की आवाज़ बहुत धीमी और थोड़ी कांप रही थी। रिवर टाउन सेंट्रल हॉस्पिटल, आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरा दिल बैठ गया, घबराहट बढ़ने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मैंने एक टैक्सी रोकी और हॉस्पिटल की तरफ भागा। पूरे रास्ते मेरी जान हलक में अटकी रही और दिमाग में बस बुरे बुरे ख्याल ही आ रहे थे। 20 मिनट बाद मैं रिवर टाउन सेंट्रल हॉस्पिटल के OBGYN क्लिनिक में घुसा और हॉलवे में मुझे इजाबेला दिखी। वो एक बेंच पर बैठी थी, सफ़ेद सूट पहने हुए, बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने हाथों में एक पेपर कसकर पकड़ा हुआ था, सिर झुका हुआ था और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वो पूरी तरह से खोई हुई लग रही थी। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ इजाबेला? तुम्हें कहीं चोट लगी है? क्या मार्कस ने तुम पर हाथ उठाया? मुझे बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। इजाबेला ने मुझे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने काफी देर तक मुझे देखा, कुछ नहीं बोली और फिर अपने हाथ का वो पेपर मुझे पकड़ा दिया। मैंने उलझन में उसे लिया और नीचे देखा। वो एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट था। उस पर साफ लिखा था, इंट्रा यूटरिन प्रेगनेंसी, अप्रॉक्सीमेटली 5 वीक्स। मेरा दिमाग तुरंत सुन्न हो गया, कानों में एक अजीब सीसीटी बजने लगी और वो पेपर मेरे हाथ से लगभग फिसल ही गया था। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। मैं वहीं घुटनों के बल बैठा,
एकदम जमा हुआ था, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। प्रेग्नेंट, इजाबेला प्रेग्नेंट है, बच्चा मेरा है। ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे, जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं तो सांस लेना भी भूल गया था। मैं अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ सोया और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि मेरी मॉम हमेशा क्या कहती थी कि पानी के किनारे चलोगे तो जूते गीले होंगे ही, लेकिन यहाँ सिर्फ जूते गीले नहीं हुए थे, मैं तो सीधा नदी में ही डूब गया था। इजाबेला ने मुझे वहां बुत की तरह बैठे देखा तो आखिरकार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे ऐसे देखकर वो भी सुन्न पड़ गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे मेरे ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसकी भर्राई हुई आवाज निकली, ईथन, मैं प्रेग्नेंट हूं और ये बच्चा तुम्हारा है। मैं आखिरकार होश में आया। उसकी आंसुओं से सूजी हुई आंखों को देखकर मेरा सीना भारी हो गया, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। एक अजीब सा दर्द और प्यार दोनों महसूस हो रहे थे। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे, और फिर मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया और मेरा पुराना चुलबुलापन वापस आ गया। इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता, मेरे मुंह से निकल गया, सच में? क्या मैं इतना कमाल का हूं? इजाबेला फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनकर वो रुक गई। वो मुझे घूरने लगी। आंसू अभी भी उसके चेहरे पर थे और उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या गुस्सा करे। उसने मुझे एक हल्की चपत लगाई, ईथन, क्या तुम एक बार के लिए सीरियस हो सकते हो? मेरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है और तुम ये सब कह रहे हो। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, उसे सीधा बैठने में मदद की और उसके बगल में बैठ गया। मैं उसके हाथ में उस प्रेगनेंसी टेस्ट को घूर रहा था। मेरे जज्बात ऐसे उलझे हुए थे कि मैं बयां नहीं कर सकता। शौक, घबराहट, लेकिन सबसे बढ़कर एक अजीब सी खुशी की लहर और जिम्मेदारी का एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं 22 साल का हूँ, अभी कॉलेज में हूँ और बाप बनने वाला हूँ, और वो भी अपनी ही मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ जो मुझसे 16 साल बड़ी है। अगर ये बात बाहर आ गई तो मोहल्ले की आंटियों को तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि इसमें एक अजीब सा रोमांच था। मैंने इजाबेला की तरफ देखा और सीरियस होकर पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? उसने नाक सुड़की, अपने चेहरे से आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब एक पक्का इरादा था। मैं इस बच्चे को रख रही हूँ। मैं एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब सुन्न पड़ने की बारी इजाबेला की थी। वो मुझे अविश्वास से घूर रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। उसने तो खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि मैं उस पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का दबाव डालूंगा, सारे रिश्ते तोड़ दूंगा या शायद उससे दूर ही भाग जाऊंगा। वो काफी देर तक मुझे घूरती रही, कुछ नहीं बोली, और फिर अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ईथन, मैं इस बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ, तुम्हें जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 5 मिलियन है, तुम्हारे ग्रेजुएट होने के बाद घर खरीदने, कार लेने और अपना परिवार शुरू करने के लिए काफी है। मेरी बस एक शर्त है, इस बारे में कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी मॉम को तो बिल्कुल नहीं। इसका दोबारा कभी जिक्र मत करना। बस ये मान लेना कि इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने हाथ में उस बैंक कार्ड को देखा, फिर वापस इजाबेला को देखा और अचानक हंस पड़ा। मैंने वो कार्ड वापस उसके हाथ में थमाया, सीधा उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे एक एक शब्द जोर देकर कहा, इजाबेला, तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का आदमी हूँ? क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी औरत के साथ सोए, फिर अपना पल्ला झाड़कर चला जाए, उसे बच्चा अकेले पालने के लिए छोड़ दे और ऊपर से उसके पैसे भी ले ले? कोई बिना रीढ़ की हड्डी वाला कायर। इजाबेला मुझे एकदम उलझन में देखने लगी। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बहुत सिंपल है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरा है, मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी है और तुम भी मेरी हो, मुझे तुम भी चाहिए। इजाबेला, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इजाबेला तुरंत भड़क गई। उसने झटके से अपना हाथ वापस खींचा और पूरी तरह से अविश्वास में मुझे घूरने लगी। ईथन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे 16 साल बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे आंट बुलाना चाहिए। हम कैसे शादी कर सकते हैं? अगर तुम्हारी माम को पता चला तो वो आग बबूला हो जाएंगी। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आवाज़ एकदम सीरियस थी। उम्र की किसे परवाह है? तो क्या हुआ अगर 16 साल का फासला है? यांग जेनिंग और वांग फैन के बीच 54 साल का गैप था और वो एकदम ठीक है। इसके अलावा तुम मेरी माम की बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कोई असली आंट नहीं। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, कानून को हमारी शादी से कोई एतराज नहीं होगा। और तुम्हारी माम का क्या? इजाबेला की आवाज़ मुझे देखते हुए कांप रही थी। सारा मेरी सबसे करीबी दोस्त है, मेरा उसके बेटे के साथ होना और ऊपर से तुम्हारे बच्चे की माँ बनना, वो ये सब कैसे एक्सेप्ट करेगी? मैं अपनी माम को खुद हैंडल कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरी माम को गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। अगर हम सच्चे दिल से उन्हें मनाएंगे तो वो मान ही जाएंगी, और अगर वो नहीं भी मानी तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं इस बच्चे से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। इजाबेला मेरी तरफ देखती है और चाहकर भी उसके आंसू फिर से छलक पड़ते हैं। वो इस साल 38 की हो गई है, अपने ईएक्स के साथ 8 साल शादी में रही और उस पूरे समय एक बच्चे के लिए तरसती रही। उसने सब कुछ ट्राई किया लेकिन कभी माँ नहीं बन पाई। उसे यकीन हो गया था कि इस जन्म में उसका खुद का कोई बच्चा नहीं होगा, और फिर अचानक से एक एक्सीडेंटल रात और वो प्रेग्नेंट हो गई। वो इस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से अकेले पालने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। वो पहले ही मुझे
ईथन को पैसे देकर हमेशा के लिए मेरी चुप्पी खरीदने और मुझे अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी से दूर रखने के लिए तैयार थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ईथन ऐसा कुछ कहेगा। ये लड़का जो उससे 16 साल छोटा है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, वो उसे उसके सबसे घबराए हुए और हेल्पलेस पल में बता रहा है कि वो उससे शादी करना चाहता है, कि वो उसकी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। वो मुझे काफ़ी देर तक बिना कुछ कहे घूरती रहती है और आखिरकार टूट जाती है। वो अपना चेहरा ढक लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ, उसकी पीठ थपथपाता हूँ और धीरे से फुसफुसाता हूँ, रो मत। अगर आसमान भी टूट पड़ा तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी और हमारे बच्चे की, तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। इजाबेला मेरी बाहों में कांपने लगती है और बेतहाशा रोती है। सालों का दबा हुआ दुख और बेबसी आखिरकार एक साथ बाहर आ रहे थे। हॉस्पिटल से निकलते ही एक होने वाले बाप के रूप में मेरी जिंदगी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। मैं सीधे इजाबेला के रिवरसाइड पेंट हाउस में शिफ्ट हो जाता हूँ, यह बहाना बनाकर कि मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का ख्याल रखना है। वैसे सच बताऊं तो मौका भी था और दस्तूर भी। इजाबेला शुरू में मना करती है, लेकिन मेरी जिद के आगे वो टिक नहीं पाती और उसके प्रेगनेंसी सिम्टम्स, खासकर मॉर्निंग सिकनेस के बुरी तरह से हिट करने की वजह से उसे सच में अपने आसपास किसी की जरूरत थी। आखिरकार वो मान जाती है। मैं खुद को प्रीनेटल मील्स, गर्भवती महिलाओं का खाना बनाना सिखाना शुरू कर देता हूँ। मैंने रेसिपीज की डिटेल्स इतनी अच्छी तरह से रट लीं जितनी मैंने अपनी कॉलेज की टेक्स्ट बुक्स भी नहीं रटी थीं। शुरू में तो मैं जो भी बनाता उसमें या तो नमक बहुत ज्यादा हो जाता या वो बहुत मीठा हो जाता। एकदम वाहियात लग रहा था। मास्टर शेफ का नहीं, डिजास्टर शेफ का ऑडिशन चल रहा है। इजाबेला एक बाइट लेती और उल्टी करने के लिए तुरंत भाग जाती। मैं चुपके से किचन में जाता और अपनी बनाई हुई सारी डिशेस कूड़े में डाल देता। फ्रस्ट्रेशन के मारे मेरे लगभग आंसू ही निकल आते थे। इजाबेला मुझे पकड़ लेती है, मेरे पास आती है और पीछे से अपनी बाहों में मुझे भरते हुए धीरे से कहती है, इट्स ओके, आराम से सीखो, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। उस दिन के बाद से मैं हर रोज घर की हेल्पर से ट्रेनिंग लेने लगा और 2 हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद आखिरकार मैं कुछ ढंग के प्रीनेटल मील्स बनाने लगा। इजाबेला मेरा बनाया खाना खाती तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठती और वो मुझे बताती कि ये हेल्पर के खाने से भी ज्यादा टेस्टी है। उसके खाने का इंतजाम करने के अलावा मैं हर दिन उसके साथ वॉक पर जाता हूँ। उसका मूड अच्छा रखने के लिए उसे जोक सुनाता हूँ। जब भी मॉर्निंग सिकनेस उसे परेशान करती, मैं उसके पेट को सहलाता, उसे पानी लाकर देता और बिना जरा भी थके पूरी रात उसके पास बैठा रहता। इजाबेला मुझे हर चीज का ख्याल रखते हुए यहाँ वहाँ भागते हुए देखती। उसकी नजरें हर दिन मेरे लिए और नरम होती जा रही थीं और मेरे प्रति उसका एटीट्यूड पूरी तरह से बदल रहा था। वो अब पहले की तरह कोल्ड और दूर दूर नहीं रहती थी, बल्कि अब वो खुलकर बातें करने लगी थी, अपने काम की फ्रस्ट्रेशन शेयर करती और मेरी बाहों में सिर रखकर हम दोनों साथ में इमेजिन करते कि जब बच्चा पैदा होगा तो वो कैसा दिखेगा। हमारा रिलेशनशिप बहुत तेजी से गहरा होता जा रहा था। बस एक आखिरी बिना कहे गए कदम को छोड़ दें तो हम पहले से ही एक असली शादीशुदा कपल की तरह रह रहे थे। जाहिर है मेरी माम को इनमें से कुछ भी नहीं पता था। मैंने उनसे कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करने के लिए एक क्लासमेट के साथ ऑफ कैंपस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया हूँ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और बिना कुछ सोचे मेरी बात मान ली। लेकिन जब भी उनका कॉल आता वो मुझसे कहती कि मैं इजाबेला से मिलता रहा करूँ क्योंकि वो बेचारी अकेली है। वो कहती उसका अच्छे से ख्याल रखना, और हर बार मैं हंसते हुए जवाब देता और मन ही मन सोचता, माम आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, इतना कि आपको एक पोता या पोती भी देने वाला हूँ। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। देखते ही देखते इजाबेला की प्रेगनेंसी को लगभग 3 महीने हो जाते हैं। उसका पेट अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था। उसकी मॉर्निंग सिकनेस कम होने लगी थी। उसके चेहरे का ग्लो हर दिन बढ़ता जा रहा था और उसके रोम रोम से माँ बनने की एक प्यारी सी चमक झलक रही थी। हर गुजरते दिन के साथ मैं उसके और भी प्यार में पड़ता जा रहा था। जैसे ही मुझे लगने लगा कि जिंदगी ऐसे ही मजे में कटती रहेगी, मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दे दी, और वो भी बिना बुलाए मेहमान की तरह। उस दिन मैं इजाबेला को मैटर्निटी क्लोथ्स की शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। जैसे ही हम बेबी सेक्शन में कदम रखते हैं, हमारा सामना सीधे 2 जाने पहचाने चेहरों से होता है, क्लोई और रायन। क्लोई की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ती है वो एकदम शॉक में मुझे घूरती है और फिर उसकी नज़र तुरंत मेरे बगल में खड़ी इजाबेला पर चली जाती है। इजाबेला ने आज एक लूज मैटर्निटी ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल खुले थे, उसका हाथ मेरे हाथ में था और वो बहुत ही जेंटल और एलिगेंट लग रही थी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसका ऑरा क्लोई से कोसों आगे था। क्लोई तो उसके सामने एकदम फीकी लग रही थी। क्लोई का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वो इजाबेला को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर मेरी तरफ घूरती है। उसके होंठ एक ताने भरी मुस्कान में मुड़ जाते हैं और वो एकदम सार्केज़म से टपकती आवाज में बोलती है, ईथन, मैं सोच ही रही थी कि मेरे डंप करने के बाद तुम बिल्कुल भी हार्ट ब्रोकन क्यों नहीं लग रहे थे। अब समझ आया, तुमने अपने खर्चे उठाने के लिए एक शुगर मामी ढूंढ ली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी औरत के पैसों पर पलने की हद तक गिर जाओगे। रायन भी आगे आता है, क्लोई की कमर में हाथ डालता है और मुझे बहुत ही घमंड से घूरते हुए कहता है, इस फ्री राइड के मजे ले रहे हो बच्चे? कहो तो मैं तुम्हें इस बुढ़िया से भी ज्यादा अमीर कुछ और औरतों से मिलवा दूं। ये अल्फाज पूरे भी नहीं हुए थे कि इजाबेला का चेहरा एकदम पत्थर की तरह सर्द हो गया। मैं अभी उन्हें करारा जवाब देने ही वाला था, लेकिन जिस पल उन्होंने इजाबेला को बुढ़िया कहा, मेरे सब्र का बांध टूट गया। मेरी मुट्ठियां भिंच गईं और मैं उन पर हमला करने के लिए एकदम तैयार था, लेकिन इजाबेला मुझसे पहले ही आगे बढ़ जाती है।
वो मुझे अपने पीछे छुपा लेती है। इस वक्त उससे एक एम्पायर चलाने वाली बॉस वुमन की कमांडिंग प्रेजेंस झलक रही थी। शेरनी वाली वाइब आ रही थी पूरी। मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? इजाबेला की आवाज़ एकदम बर्फीली थी। उसमें एक ऐसी अथॉरिटी थी जिसे रिस्पेक्ट पाने के लिए गुस्से की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तुम वही EX हो ना जिसने इसे डंप किया था? क्लोई उसकी प्रेजेंस की ताकत से घबराकर एक कदम पीछे हट जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर करके अकड़ते हुए बोलती है, हाँ तो क्या? वो बस एक कंगाल लूजर है, औरतों के पैसों पर पलने के अलावा किसी काम का नहीं है। इजाबेला एक हल्की सी हंसी हंसती है। वो क्लोई को सिर से लेकर पैर तक घूरती है। उसकी आंखों में साफ नफरत और तिरस्कार झलक रहा था। मेरा ईथन यंग है, हैंडसम है, ऑनेस्ट है और रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे बगल में खड़े इस ओवरग्रूम्ड ट्रस्ट फंड बेबी से 100 गुना बेहतर है। तुम्हें लगता है वो गरीब है? इजाबेला अपना हाथ उठाती है और बहुत ही कैजुअली अपने आसपास के पूरे मॉल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मॉल एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी कंपनी की पार्टनरशिप है। इस पूरे 3rd फ्लोर के बेबी सेक्शन में मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है। सिर्फ मेरी कंपनी की वर्थ ही $1 बिलियन है। इसकी फैमिली की पूरी कंपनी की कुल कीमत भी मेरी कंपनी के राउंडिंग एरर के बराबर नहीं होगी। तो तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब कहने का क्या हक है? ये बातें एक जोरदार तमाचे की तरह लगती हैं, जिससे क्लोई और रायन दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। हवाइयां उड़ गईं दोनों की। रायन की फैमिली एक छोटा मोटा बिजनेस चलाती है जिसकी कुल कीमत मुश्किल से कुछ टेंस ऑफ मिलियंस होगी। इजाबेला जैसी $1 बिलियन वर्थ वाली औरत के सामने वो रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं थी। मतलब चिल्लर है उनके सामने। रायन की हवा तुरंत निकल जाती है। उसकी सारी अकड़ वहीं की वहीं फुस हो जाती है। इजाबेला उन्हें ठंडी निगाहों से घूरती है और कहती है, और रही बात मुझे बुढ़िया कहने की, मैं 38 की हूँ और मैंने अपना ये पूरा एम्पायर जीरो से खुद खड़ा किया है। मेरे पास अपनी कार्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कंपनी है, और जो आदमी मेरे साथ रहने के लिए लाइन में खड़े हैं उनकी लाइन इस नदी के पार तक जा सकती है। और तुम अभी मुश्किल से 20 में हो और अपना कुछ बनाने के बजाय अपनी सारी एनर्जी अमीर आदमियों के पीछे भागने में बर्बाद करती हो। आखिर तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का हक किसने दिया? क्लोई का चेहरा पहले लाल और फिर पीला पड़ जाता है। वो अपनी जगह खड़ी खड़ी कांप रही थी। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। आसपास के शॉपर्स इकट्ठा होने लगते हैं, उनकी तरफ उंगली उठाते हैं और फुसफुसाते हैं। कुछ तो अपनी हंसी भी मुश्किल से रोक पा रहे थे। इजाबेला, जो अब उन पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, अपना फोन निकालती है और मॉल मैनेजर को कॉल करती है। फोन रखने के 2 मिनट के अंदर ही मॉल सिक्योरिटी भागती हुई आती है और बिना एक शब्द कहे क्लोई और रायन को पकड़कर एग्जिट की तरफ घसीट ले जाती है। क्लोई चीखती है, फड़फड़ाती है, लेकिन सब बेकार। भीड़ की हंसी के बीच उसे घसीटकर बाहर कर दिया जाता है। उसकी तो सरेआम मिट्टी पलीद हो गई थी। उनका ये तमाशा देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। मैं इजाबेला को अपनी बाहों में खींचकर उसके गाल पर एक किस करता हूँ। इजाबेला, दैट वॉज बैडास। मैं सच में तुम्हारा दीवाना हूँ। उसका चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो जाता है। वो मुझे डांटते हुए धीरे से मारती है, यहाँ लोग हैं, ये मजाक बंद करो। वो ये शब्द तो कह देती है, लेकिन उसके होंठ अपने आप मुस्कुरा उठते हैं और उसकी आंखों में भी एक प्यारी सी चमक थी। इस इंसिडेंट के बाद इजाबेला पूरी तरह से हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती है। उस रात घर वापस आकर वो मेरी बाहों में सिर रखकर कॉन्फेस करती है कि उसे हमेशा लगता था कि हमारे बीच एज गैप बहुत ज्यादा है। उसे लगता था कि हमारे जैसा रिलेशनशिप नामुमकिन है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो मेरे साथ रह सकती है, कोई क्या कहता है इससे उसे कोई मतलब नहीं है। मैं उसे कसकर गले लगा लेता हूँ। मेरा दिल पूरी तरह पिघल जाता है और मैं नीचे झुककर उसे किस करता हूँ। वो मुझे दूर नहीं धकेलती, बल्कि उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती हैं और वो भी मुझे किस बैक करती है। जैसे जैसे हमारा रिश्ता मजबूत हो रहा था, जैसे जैसे हमारे दिन और भी खुशनुमा होते जा रहे थे, गुजरे कल का वो जिद्दी भूत मार्कस फिर से दस्तक देने आ जाता है। उस दिन मैं स्कूल में एग्जाम दे रहा था और घर पर हाउस होल्ड हेल्पर इजाबेला का ख्याल रख रही थी। जैसे ही मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पास हेल्पर का एक हड़बड़ाहट भरा कॉल आता है। उसकी आवाज़ में बहुत घबराहट थी। उसने बताया कि मार्कस अपार्टमेंट पर आ गया है, दरवाजे पर चिल्ला रहा है, तमाशा खड़ा कर रहा है और इजाबेला से मिलने की जिद कर रहा है। यहाँ तक कि वो दरवाज़ा तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। मुझे तुरंत भयानक गुस्सा आ जाता है। मैं फ़ोन काटता हूँ, एक कार रोकता हूँ और सीधे घर की तरफ भागता हूँ, पूरे रास्ते मार्कस के पूरे खानदान को गालियाँ देता हुआ। उस दिन तो मैंने अपनी डिक्शनरी की सारी गालियाँ यूज़ कर लीं। जब तक मैं वहां पहुंचता हूं, मार्कस अभी भी दरवाजे पर तमाशा कर रहा था और उसके आसपास 2 अजीब से दिखने वाले गुंडे खड़े थे। पड़ोसियों ने अपने दरवाजे थोड़े थोड़े खोल रखे थे, झांक रहे थे और फुसफुसाते हुए इशारा कर रहे थे। इजाबेला का दरवाजा मजबूती से बंद था। अंदर डरी हुई हेल्पर अभी भी मुझे लगातार कॉल कर रही थी। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ, मार्कस को उसके कॉलर से पकड़कर ऐसा झटका देता हूँ कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अपने दांत पीसते हुए गुर्राता हूँ। मार्कस, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो यहाँ आकर तमाशा कर रहे हो? मार्कस लड़खड़ाता है। पहले तो वो चौंकता है, फिर मुझे पहचान लेता है। मेरा हाथ झटकते हुए उसके चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कान फैल जाती है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। तुम आखिर हो कौन बच्चे? अभी अभी तो डायपर से बाहर निकले हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मामलों में टांग अड़ा सकते हो। मैं यहाँ अपनी एक्स वाइफ के लिए आया हूँ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? एक्स वाइफ? मेरी हंसी छूट जाती है। जरा खुद को आईने में देखो, तुम उसे ये बुलाने के भी लायक नहीं हो।
तुम दोनों का 8 साल पहले डिवोर्स हो चुका है और तुमने हर एक साल बस पैसों के लिए उसके पीछे पड़ने में लगा दिया और अब तुम बेशर्मों की तरह उसके दरवाजे पर आकर तमाशा कर रहे ठकुरा हो। थोड़ी तो शर्म करो। मेरी एक्स वाइफ के साथ क्या मामला है? ये किसी बाहरी इंसान का सिरदर्द नहीं होना चाहिए। मार्कस मुझे घूरता है। उसके हर शब्द से घमंड टपक रहा था। तुम्हें एक बात बता दूं, इजाबेला मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं उसे यहाँ से घर ले जाने आया हूँ। अब दफा हो जाओ बच्चे, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। उसके इस दावे पर मुझे अविश्वास से हंसी आ जाती है। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मतलब बेशर्मी की भी कोई लिमिट होती है यार। मैं उसे देखता हूँ और धीरे से तंज कसते हुए कहता हूँ, तुम्हारा बच्चा? मार्कस, तुम दोनों 8 साल तक शादी में रहे और एक भी प्रेगनेंसी नहीं हुई। क्या तुम्हारे स्पर्म्स 8 साल के डिले पर काम करते हैं? ये सुनकर तमाशा देख रहे पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सीधे मार्कस की तरफ इशारा करके उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे बेशर्म और पैसों का लालची कहने लगते हैं। मार्कस का चेहरा पल भर में लाल हो जाता है। उसकी बेइज्जती तुरंत गुस्से में बदल जाती है और वो सीधा मेरे चेहरे पर एक मुक्का मारने के लिए हाथ उठाता है। तू मौत को बुलावा दे रहा है? मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। मैं आसानी से साइड में हट जाता हूँ और सीधा उसके पेट में एक जोरदार लात मारता हूँ। यूनिवर्सिटी के ये साल ऐसे ही बर्बाद नहीं गए। रोज के वर्कआउट्स का फायदा उसके जैसे शराबी और कमजोर इंसान के सामने साफ दिख रहा था। ये तो कोई लड़ाई ही नहीं थी। मेरी एक लात से मार्कस जमीन पर गिर पड़ता है, दर्द से कराहता है और वापस उठने की कोशिश करता है। उसके आसपास खड़े 2 गुंडे अपने बॉस को गिरते देख तुरंत आगे बढ़ते हैं, मुझ पर हमला करने के लिए एकदम तैयार। मैं पूरी तरह शांत रहता हूँ, अपना फोन निकालता हूँ और उनकी तरफ हिलाता हूँ। मैं पुलिस को पहले ही कॉल कर चुका हूँ। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, वो किसी भी पल यहाँ आते ही होंगे और तुम दोनों का यहाँ आकर ये तमाशा करने का मैंने एक सेकंड रिकॉर्ड कर लिया है। मार्कस, तुम पर कैसीनो के मिलियंस का कर्ज है ना? अगर तुम जेल के पीछे पहुंच गए तो तुम्हें लगता है कि कैसीनो वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? वो दोनों आदमी तुरंत अपने कदम रोक लेते हैं। उनके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो बस उसके चमचे थे जो मार्कस के टुकड़ों पर पल रहे थे और पुलिस या कैसीनो के नाम से ही उनकी हवा टाइट हो जाती थी। मार्कस भी घबरा जाता है, जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा होता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी झूठी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है। तू बस इंतजार कर बच्चे, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो वहां से भाग खड़ा होता है और उसके दोनों चमचे दुम दबाकर उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। उन्हें वहां से जाते हुए देखकर मैं राहत की सांस लेता हूँ। मुड़कर दरवाजा खटखटाता हूँ। इजाबेला, मैं हूँ, तुम अब सुरक्षित हो। दरवाजा खुलता है और इजाबेला सीधे मेरी बाहों में गिर पड़ती है। वो पूरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़ते हैं। मैं उसकी पीठ थपथपाता हूँ और धीरे से तसल्ली देते हुए फुसफुसाता हूँ, सब खत्म हो गया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वो अब वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। इस इंसिडेंट के बाद मुझे साफ समझ आ गया था कि अगर मार्कस का हमेशा के लिए कोई पक्का इलाज नहीं किया गया तो वो हमेशा हमारे सिर पर एक खतरे की तरह मंडराता रहेगा। अभी वो जुए के कर्ज में डूबा हुआ एक पागल कुत्ता है जिसे अगर ज्यादा परेशान किया गया तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो कभी हताश होकर इजाबेला या बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मार्कस के खिलाफ जाल बिछाना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले मैं किसी से उस कैसीनो का पता लगवाता हूँ जिसका मार्कस पर कर्ज है और किसी अनजान नाम से मार्कस का करंट एड्रेस और ठिकाना उन्हें बता देता हूँ। कैसीनो वाले पहले ही कर्ज के लिए उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे और जैसे ही उन्हें ये टिप मिलती है वो तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देते हैं। अब आएगा ना मजा भिड़ू। मार्कस को कैसीनो के गुंडों ने कई बार घेर लिया। उसकी तो टांगे टूटते टूटते बची। हर दिन छिपते छिपाते उसकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो इजाबेला को दोबारा परेशान करे। बेचारे की हवा निकल चुकी थी। मैंने इजाबेला को ब्लैकमेल करने और बार बार जबरदस्ती घर में घुसने के मार्कस के खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठे किए और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। इजाबेला की पहले से दर्ज पुलिस रिपोर्ट और अब इन पक्के सबूतों के आधार पर उन्होंने तुरंत एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मार्कस के अरेस्ट का वारंट निकाल दिया। रातों रात मार्कस एक वांटेड आदमी बन गया। एक तरफ कैसीनो वाले और दूसरी तरफ पुलिस, दोनों से बचते बचाते उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो रिवर टाउन में और रुक ही नहीं सका। वो चुपचाप शहर छोड़कर भाग गया और फिर कभी वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। चलो, एक पनौती तो दूर हुई। मार्कस का खतरा हमेशा के लिए खत्म होने के बाद इजाबेला के साथ मेरी जिंदगी में वापस शांति आ गई। मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया उसे देखकर आखिरकार इजाबेला का दिल पूरी तरह से पिघल गया। उस रात मेरी बाहों में सिर रखकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम मैरिज रजिस्टर कर लेंगे। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं उसे बार बार किस कर रहा था और बता रहा था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हम एक बहुत ही प्यारी और शांत जिंदगी जीने लगे। इजाबेला का पेट अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे और प्रेगनेंसी अब साफ दिखने लगी थी। हमने साथ मिलकर बच्चे के नाम सोचना और नर्सरी को सजाना भी शुरू कर दिया था और हम अपने फ्यूचर के सपने बुनने लगे थे। हम दोनों को लगता था कि जब तक हम ये बात मेरी माम से छुपाकर रखेंगे और जब बच्चा पैदा हो जाएगा, यानी जब तीर कमान से निकल चुका होगा, तो चाहे वो शुरुआत में कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, आखिरकार वो मान ही जाएंगी। लेकिन हम में से किसी ने ये नहीं सोचा था कि सच हमेशा छुपा नहीं रह सकता। आखिरकार राज और रायता कभी ना कभी तो फैलते ही हैं। एक वीकेंड मेरी माम का कॉल आया
उन्होंने कहा कि उन्होंने चिकन सूप बनाया है और वो इजाबेला को देने आ रही हैं ताकि उसकी रिकवरी में मदद हो सके। उस वक्त मैं इजाबेला के लिए ग्रोसरी स्टोर में फल खरीद रहा था और उनकी बात सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं खुद आकर ले लूंगा और उसे दे दूंगा, मैंने घबराते हुए कहा। लेकिन मेरी माम ने जिद पकड़ ली कि वो खुद दे देंगी। वो लगभग इजाबेला की बिल्डिंग तक पहुंच ही चुकी थीं और बस उससे मिलकर हाल चाल भी लेना चाहती थी। मैंने फ़ोन काटा और पागलों की तरह अपार्टमेंट की तरफ भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चीख रहा था, सब खत्म हो गया, आज तो पोल खुलने वाली है। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन मैं एक कदम लेट हो गया। जब तक मैं इजाबेला के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। मेरी मॉम लिविंग रूम में खड़ी थीं, उनके हाथों से थर्मोस फिसलकर ज़मीन पर गिर चुका था और सूप हर जगह फैल गया था। उन्होंने मुझे देखा, जो अभी भी अपने स्लीपवेयर में था। फिर उन्होंने मेरे बगल में खड़ी इजाबेला को देखा, वो भी स्लीपवेयर में थी और उसका बढ़ा हुआ पेट साफ दिख रहा था। मेरी मॉम पूरी तरह से कांप रही थी, उनके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था और उनकी आंखें अविश्वास से फटी रह गई थी। वहां की हवा जैसे जम सी गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की भी आवाज़ आ जाए। मैं दरवाजे पर जमा हुआ खड़ा था, मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया था, मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल पा रहा था। मेरी माम मुझे घूरती रहीं, काफ़ी देर तक उनके होंठ कांपते रहे और फिर आखिरकार बहुत मुश्किल से उनके मुंह से एक वाक्य निकला। उनकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। इजाबेला भी घबरा गई, वो मेरी माम को संभालने के लिए आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। सारा, मेरी बात सुनो, लेट मी एक्सप्लेन। मेरी माम झटके से एक कदम पीछे हट गईं। उन्होंने इजाबेला के बढ़े हुए हाथ को झटक दिया। उनकी नज़रें इजाबेला के बढ़े हुए पेट पर अटक गईं, फिर वापस मेरी तरफ घूमी और उनकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। अब उनके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। एक बेस्ट फ्रेंड का बिना पिता के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होना, उनके बेटे का अपने क्लासमेट्स के साथ अपार्टमेंट किराए पर लेना, ये सब एक झूठ था। उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके ही बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। उनका बेटा और वो औरत जिसे वो बचपन से जानती हैं, वो दोनों साथ हैं। मेरी माम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, वो लगभग बेहोश होने वाली थीं। मैं उन्हें पकड़ने के लिए आगे भागा और घबराते हुए चिल्लाया, मॉम प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। उन्होंने झटके से मुझे जोर से पीछे धकेल दिया, अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज एकदम साफ और तेज थी। मेरे गाल पर तेज जलन होने लगी। उन्होंने मेरी तरफ उंगली उठाई, वो गुस्से से कांप रही थीं। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, ईथन, नालायक कहीं के, तुझे कोई अंदाजा भी है कि वो कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जिसे तुझे आंट बुलाना चाहिए, और तूने इतनी शर्मनाक हरकत की। मैंने ऐसे बेटे को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया? सारा, उसे मत मारो। इजाबेला रोते हुए मुझे अपने पीछे छुपाते हुए आगे आई। सारा, इसमें ईथन की कोई गलती नहीं है, ये पूरी मेरी गलती है, मैंने ही शुरुआत की थी। अगर तुम्हें किसी को मारना या चिल्लाना है तो मुझ पर चिल्लाओ। मेरी माम ने इजाबेला को देखा, उनकी आंखों में गहरी तबाही और दिल टूटने का दर्द छलक रहा था। इजाबेला, हम साथ पले बढ़े हैं, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह माना। क्या तुमने मुझे इसी बात का सिला दिया है? मेरे बेटे के साथ सोकर, उसके बच्चे की माँ बनकर। अब मैं तुम्हें फिर कभी उसी नज़र से कैसे देख पाऊंगी? मैं अपने परिवार और दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? इजाबेला मेरी माम को रोते हुए देखती रही, वो पूरी तरह कांप रही थी। वो अपने बचाव में एक भी शब्द नहीं बोल पाई, बस बार बार यही दोहराती रही, आई एम सॉरी। हर एक शब्द के साथ मेरी माम का गुस्सा और भड़कने लगा। वो तेजी से बालकनी की तरफ गईं, लॉन्ड्री रैक से कपड़े झाड़ने वाला फेदर डस्टर उठाया और मेरी तरफ दौड़ीं। मैं अपना सिर ढका और लिविंग रूम में इधर उधर भागने लगा और चिल्लाया, मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैं सच में इजाबेला से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा होने वाला है और हम शादी करने वाले हैं। शादी? मैं तुझे जान से मार दूंगी, नालायक। मेरी मॉम गुस्से से आग बबूला हो रही थीं और डस्टर लेकर मेरे पीछे भाग रही थीं। वो तेरी आंट है, तुझसे 16 साल बड़ी है, उससे शादी करेगा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं तुझे अभी बता दे रही हूँ, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी। जब तक मेरे शरीर में सांस है तब तक तो बिल्कुल नहीं। इजाबेला अपने बढ़े हुए पेट के साथ हमें रोकने के लिए हमारे बीच आ गई। घबराहट में उसके आंसू बह रहे थे। उसे डर था कि कहीं मेरी माम मुझे मार न दें, और उतना ही डर इस बात का भी था कि इतने स्ट्रेस की वजह से मेरी माम की खुद की तबीयत न बिगड़ जाए। लिविंग रूम में पूरी तरह से हंगामा मच गया। जैसे ही मेरी माम मेरे पीछे भागते हुए मुझ पर डस्टर उठाने वाली थी, इजाबेला अचानक दर्द से चीख पड़ी। उसने अपना पेट पकड़ लिया और दोहरी हो गई। उसका चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। मेरी माम और मैं दोनों वहीं अपनी जगह पर जम गए। हम दोनों के चेहरों पर घबराहट छा गई। मैं तुरंत भागकर उसके पास गया, उसे संभाला और बुरी तरह घबराते हुए पूछा, इजाबेला क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? इजाबेला ने अपने दांत भींच लिए, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि उसके पेट में तेज दर्द हो रहा है। मेरी माम भी बुरी तरह घबरा गईं। डस्टर उनके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। वो दौड़कर पास आईं और बेचैनी से इजाबेला को देखने लगीं। इजाबेला, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें कोई झटका लगा है? हमें अभी हॉस्पिटल चलना होगा।
बिना एक पल की देरी किए मैंने इजाबेला को अपनी बाहों में उठाया और किसी पागल इंसान की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा। मेरी माम मेरे ठीक पीछे पीछे आ रही थीं। घबराहट के मारे उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो पूरे रास्ते बस यही दोहरा रही थी, बस वो ठीक हो, भगवान करे वो ठीक हो। हम इजाबेला को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि प्रेगनेंसी पर बस थोड़ा सा स्ट्रेस आया है, कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन वो इस बात पर जोर देते हैं कि अब इजाबेला कोई और इमोशनल शॉक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से उसे एकदम शांत और स्टेबल रेस्ट की जरूरत है। ये सुनकर मेरी मॉम और मैं दोनों आखिरकार चैन की सांस लेते हैं। जान में जान आई भाई। इजाबेला हॉस्पिटल के बेड पर सो जाती है। उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। मैं उसके पास बैठ जाता हूँ, उसका हाथ पकड़े हुए उसके गोल से पेट को निहारता हूँ। मेरे सीने में एक अजीब सी चुभन और गिल्ट महसूस हो रहा था। मेरी मॉम दरवाजे के पास खड़ी काफी देर तक खामोशी से हमें देखती रहती हैं। उनकी आंखों में हजारों उलझे हुए जज्बात उमड़ रहे थे। कुछ देर बाद वो चुपचाप अंदर आती हैं और मेरे कंधे पर हाथ रखती हैं। उनकी आवाज बहुत धीमी और थकी हुई थी। ईथन, एक पल के लिए मेरे साथ बाहर आओ। मैं सिर हिलाता हूँ, धीरे से इजाबेला का हाथ नीचे रखता हूँ और अपनी माम के पीछे पीछे कमरे से बाहर हॉस्पिटल के हॉलवे में आ जाता हूँ। मेरी माम दीवार के सहारे खड़ी हो जाती हैं, खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रहती हैं और आखिरकार एक लंबी आह भरती हैं। वो मेरी तरफ देखती हैं। ईथन, अपनी माँ को सच सच बताना, क्या तुम सच में इजाबेला से प्यार करते हो या फिर ये बस जवानी के जोश में उठाया गया एक कदम था? मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ। मेरी आवाज़ पूरी तरह से सच्ची थी। मॉम, मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। ये कोई जोश या इम्पल्स नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ और उसकी और अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मेरी मॉम मुझे देखती हैं, उनकी आंखों में बेबसी की एक झलक दिखाई देती है और वो फिर से एक आह भरती हैं। वो तुमसे 16 साल बड़ी है और मेरी सबसे पक्की सहेली है। तुमने 20 साल से भी ज्यादा उसे आंट बुलाया है। अगर तुम दोनों साथ रहे तो लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार और दोस्त हमारे परिवार को किस नज़र से देखेंगे? मुझे कोई परवाह नहीं है, मैंने कहा। ये हमारी जिंदगी है और हमें ही इसे जीना है। लोगों को जो कहना है कहने दें। मैं बस इतना जानता हूँ कि इजाबेला मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ और हमारा एक बच्चा होने वाला है। हम बस एक साथ एक अच्छी जिंदगी बसाना चाहते हैं। मेरी माम काफ़ी देर तक खामोशी से मुझे घूरती रहती हैं और आखिरकार उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तू इतना जिद्दी क्यों है? मैंने तुझे इतनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बस यही चाहती थी कि तू सुरक्षित रहे, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ले, सेटल हो जाए, बच्चे हों और एक शांति भरी जिंदगी जिए। और तूने ये इतना बड़ा बखेड़ा कैसे खड़ा कर दिया? मैं धीरे से उनके चेहरे से आंसू पोंछता हूँ। मेरे अंदर का गिल्ट मुझे खाया जा रहा था। माम, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं सच में इजाबेला से प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना या इस बच्चे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरी माम मेरी तरफ देखती हैं, फिर कमरे में सो रही इजाबेला की तरफ देखती हैं और आखिरकार एक लंबी आह भरते हुए अपना हाथ हिलाती हैं। ठीक है, मैं समझ गई, अब मैं और कोई दखल नहीं दूंगी। लेकिन ईथन, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। ये रास्ता तूने खुद चुना है। अब यहाँ से जो भी होगा तू पीछे नहीं हट सकता। कभी इजाबेला के साथ कुछ गलत मत करना और ना ही इस बच्चे के साथ, वरना मैं सबसे पहली इंसान होंगी जो तुझे इसकी सजा देगी। मैं एक पल के लिए सुन्न पड़ जाता हूँ, अविश्वास से उन्हें घूरता हूँ। माम, आप मान गई? मेरे पास और कोई चारा है क्या? मेरी माम मुझे एक झल्लाहट भरी नजर से देखती हैं। अब तो बच्चा भी आने वाला है। क्या मैं इजाबेला से जबरदस्ती इसे गिराने को कहूँ या तुम दोनों को अलग कर दूं? इजाबेला मेरी सबसे करीबी दोस्त है। अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए सीरियस हो तो क्या मैं सच में तुम दोनों से सारे रिश्ते तोड़ लूंगी? मैं खुशी के मारे लगभग उछल पड़ता हूँ और अपनी माम को कसकर गले लगा लेता हूँ। माम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बस कर। मेरी माम मेरी पीठ थपथपाती हैं और आह भरती हैं। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस रिश्ते को कैसे सुलझाऊंगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अब वो मेरी बहू भी बनेगी। ये कैसा रायता फैल गया है? मेरी हंसी छूट जाती है। ये भी सही है माम, इसका मतलब बस इतना है कि अब हमारा रिश्ता दोगुना मजबूत हो गया है। मेरी माम आंखें घुमाती हैं लेकिन मुझे और नहीं डांटती, बस कहती हैं ठीक है, जाकर इजाबेला को देख। वो प्रेग्नेंट है और अभी अभी इतने स्ट्रेस से गुजरी है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ और थोड़ा सूप भी लेकर आती हूँ। ये कहकर मेरी माम मुड़ती हैं और वहां से चली जाती हैं। उनके चलने के तरीके में एक थकी हुई सी हार भी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ, मेरे सीने में एक अजीब सी गर्माहट भर जाती है और मैं वापस हॉस्पिटल रूम में चला जाता हूँ। इजाबेला पहले ही जाग चुकी थी, बेड का सहारा लेकर बैठी हुई मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने मेरे और मेरी माम के बीच हुई एक एक बात सुन ली थी। मैं पास जाता हूँ और उसके बेड के किनारे बैठ जाता हूँ, उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराता हूँ। तुमने सुना ना? मेरी माम मान गई। इजाबेला सिर हिलाती है, उसके आंसू छलक पड़ते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे गले लगा लेती है। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। ईथन, थैंक यू सो मच। मैं उसे गले लगाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और उसके माथे पर एक किस करता हूँ। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहने के लिए और हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए थैंक यू। इजाबेला मेरी बाहों में फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसका दिल खुशी से छलक रहा था। मुझे उस पल लगा कि हमारी सारी मुसीबतें आखिरकार पीछे छूट गई हैं। अब हम आखिरकार एक शांति भरी जिंदगी जी सकते हैं और बस अपने बच्चे के आने का इंतजार कर सकते हैं।
कहानी में हैप्पी एंडिंग वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे इससे भी कहीं बड़ा तूफान हमारा इंतजार कर रहा है। और हैप्पी एंडिंग को नजर लग गई जिस दिन इजाबेला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। जैसे ही हम बाहर कदम रखते हैं, रिपोर्टर्स की एक भारी भीड़ हमें घेर लेती है। माइक्रोफोन्स और कैमरास हमारे चेहरों पर घुसा दिए जाते हैं। कैमरा की फ्लैशेस बिना रुके चमक रही थीं। रिपोर्टर्स एक साथ सवालों की झड़ी लगा देते हैं। मैं स्वेन, क्या आपके बगल में खड़ा ये नौजवान आपके होने वाले बच्चे का पिता है? मैं स्वेन, हमने सुना है कि आप और इस लड़के के बीच 16 साल का फासला है और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि ये सच है? एमएस वैन, क्या इस रिश्ते का मार्कस से आपके डिवोर्स से कोई लेना देना है? सवाल तीखे तीर की तरह बिना रुके हम पर दागे जा रहे थे। मैं एक सेकंड के लिए सुन पड़ जाता हूँ, फिर जल्दी से इजाबेला को अपनी बाहों में खींच लेता हूँ और उसे उन कैमराज और माइक्रोफोन से छुपाता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल हथौड़े की तरह बज रहा था, मीडिया को ये बात कैसे पता चली? ये सब किसने लीक किया? मैं भीड़ के पीछे नजर दौड़ाता हूँ और किनारे पर खड़े एक जाने पहचाने चेहरे को देखता हूँ। मार्कस। वो मुझे देख रहा था और उसके होठों पर एक बहुत ही घटिया और संतुष्टि भरी मुस्कान थी। उसकी आंखों में इंतकाम पूरे होने की चमक साफ दिख रही थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये वही था, उसी ने ये सब प्रेस को लीक किया है। उस पनौती ने जाते जाते भी आग लगा ही दी। इजाबेला रिवरटाउन की एक बहुत जानी मानी बिजनेस वुमन है और इस तरह का स्कैंडल, इतने एज गैप वाला रोमांस, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेटे से प्रेग्नेंट होना, इसकी एक छोटी सी डिटेल भी हेडलाइंस में तहलका मचाने के लिए काफी थी। वो इजाबेला को बर्बाद करना चाहता है, हम दोनों को बर्बाद करना चाहता है। मैं मार्कस की उस कमीनी मुस्कान को घूरता हूँ। मेरी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंज जाती हैं कि उंगलियों के चटकने की आवाज आती है और मेरी आंखों में गुस्से की आग धधक रही थी। इजाबेला मेरी बाहों में हल्की हल्की कांप रही थी। उसने मेरी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था और हम पर चढ़े आ रहे रिपोर्टर्स और कैमरास को देखकर उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया था। मैं नीचे उसकी तरफ देखता हूँ जिसे मैंने खुद से सटा कर रखा हुआ था। मैं धीरे से अपना हाथ उसके गोल पेट पर रखता हूँ और एक गहरी सांस लेता हूँ। मुझे पता है कि ये लड़ाई अभी तो बस शुरू हुई है, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ। चाहे आगे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए, कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए और कितनी ही गंदी अफवाहें क्यों ना उड़े, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं ईथन हूँ, उसका मर्द और उसके होने वाले बच्चे का पिता।